प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो हम छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान हम छात्रों को किस प्रकार से करवाते हैं, भावी अध्यापकों को या प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार से हम छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को बताते हैं, इन एक एक विशिष्ट उद्देश्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद हम ये समझेंगे कि हमें विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। जब हम प्रशिक्षण में ट्रेनिंग हम जब करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता सीखने की हमें क्यों पड़ती है, अध्यापकों को निर्देशों को प्राप्त करना क्यों अति आवश्यक है। हम जब विषय वस्तु का चयन करते हैं, विषय वस्तु को व्यवस्थित करने में भी हमें उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास करने में भी हमें विशिष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है। हम शिक्षण सूत्रों का ज्ञान भी हम सरल से कठिन की ओर भी इसके साथ लेकर के हम चल सकते हैं। तो कई प्रकार से हम छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों पर हम गहनता से एक एक बिंदु लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के दौरान ये बताएंगे कि हम किस प्रकार से एक एक बिंदु को हम किस प्रकार से समझें। तो पहला बिंदु है छात्रों में शिक्षण कला का विकास। छात्रों में शिक्षण कला का विकास छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जब हम बात करें तो छात्रों में शिक्षण कला का विकास होना चाहिए। वो किस प्रकार से होता है कि हम जो शिक्षण भी एक कला है, हम किस प्रकार से अपनी कला के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उन छात्रों को उस विषय वस्तु को समझा सके, इस प्रकार से शिक्षण करा सके जो छात्र एक बार में ही समझ जाए। ऐसी कला का विकास भी हमें छात्रों में करना चाहिए। तो छात्रों में शिक्षण कला के उद्देश्यों को साथ में लेकर के हम चलें और ऐसी कला का निर्माण करें, ऐसे ज्ञान के द्वारा उस विषय वस्तु को हम समझाएं कि छात्र उसमें सरल एवं सहज तरीके से उस बात को समझ सके और अपनी विषय वस्तु को एक बार में ही उसकी समझ में आ जाए। ऐसी कला को छात्रों में होना अति आवश्यक हो जाता है। ये कला का विकास छात्रों में हम इसके द्वारा, उद्देश्य के द्वारा हम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण। कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण भी हमें छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत हम बात करें तो आते हैं कक्षा को उचित वातावरण का निर्माण हमें करने। वो किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जब कक्षा में छात्र बैठे रहते हैं उस कक्षा का उचित वातावरण होना चाहिए। कक्षा वातावरण शांत होना चाहिए। कक्षा वातावरण में हम छात्र अध्यापक में क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए कि छात्र और अध्यापक आपस में कुछ ज्ञान पर, कुछ विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं या कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो कक्षा में जो उचित वातावरण है वो शिक्षण का वातावरण होना चाहिए। जब तक शिक्षण का वातावरण नहीं होगा तब तक उस ज्ञान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते जो ज्ञान हमें अध्यापक कराना चाह रहा है। जो शिक्षण अध्यापक हमें प्रदान करना चाह रहा है वो छात्रों को नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। और उचित वातावरण किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं कि छात्रों को के साथ समान व्यवहार का दृष्टिकोण हम रखें, छात्रों की बैठक व्यवस्था ठीक करें, छात्रों की जो हमारी विषय वस्तु है वो अध्यापक तैयारी करके जाए ताकि अध्यापक उस विषय वस्तु को ठीक प्रकार छात्रों को समझा सके। कक्षा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, हवा युक्त होना चाहिए। ऐसे सभी जो भी है हमारे कक्षा का उचित वातावरण हमें बनाना होता है ताकि हम
सहज तरीके से छात्रों को हम समझा सके, तो ये भी हम छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्योग के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसलिए कक्षा कक्ष का वातावरण उचित होना चाहिए। एक अध्यापक का परम कार्य ये होता है, जब भी वो कक्षा कक्ष में जाएं, कक्षा कक्ष की पूर्ण व्यवस्था से वो संतुष्ट हो, और पूर्ण व्यवस्था से अगर असंतुष्ट है तो व्यवस्था को वो करें, और व्यवस्थाओं को करते हुए छात्रों की बैठक व्यवस्था उचित करें, छात्रों से विभिन्न प्रकार से जो इससे पूर्व में जो बताई बातें हैं उसको चर्चा करें, चर्चा करने के बाद पुनः नवीन जो वो है ज्ञान उससे हमें जोड़ने का उनका प्रयास करें। ये सारी जो चीज़ें हैं कक्ष के वातावरण में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऐसी कक्षा कक्ष का वातावरण भी हमें निर्माण करना चाहिए। अगला है सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान का विकास। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान का विकास करने के लिए भी हमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान का भी विकास होना चाहिए। जब हम छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं और सैद्धांतिक ज्ञान के द्वारा हम जब प्रशिक्षण में ये सारी चीज़ें बताते हैं, विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, शिक्षण उनको करवाते हैं, तो वो अपने इस ज्ञान का व्यवहार रूप में किस प्रकार से पालन कर रहा है, किस प्रकार से अपने जब कार्य क्षेत्र में वो जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, वो ठीक प्रकार से अपना कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कार्य करने में उसको क्या कठिनाई आ रही है। अगर कठिनाई आ रही है तो जैसे ही वो प्रायोगिक उसमें उतरेगा तो प्रायोगिक कार्य वो करेगा, या शिक्षण या टीचिंग का वो कार्य करेगा, तो जैसे जैसे वो अपनी कार्य करता जाएगा, जैसे जैसे कठिनाई आती जाएगी उनकी समस्याओं को वो समाधान करता हुआ चला जाएगा। तो सैद्धांतिक में व्यावहारिक ज्ञान का विकास भी हम छात्रों को इस प्रकार से उनको सिखाते हैं कि जब भी हम ज्ञान के साथ हम जब व्यावहारिक ज्ञान उनको देने का प्रयास करते हैं, तो प्रैक्टिकल में जब छात्रों को हम जाने के लिए कहते हैं, विद्यालय में वो पढ़ाने के लिए कहते हैं, तो कई प्रकार की समस्याओं को फेस करता है और समस्याओं से समाधान करने का प्रयास करता है। इसलिए दोनों ही ज्ञान उनके विकास के लिए वो कारगर है। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान का विकास भी हम छात्रों को छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये भी कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। अगला है कौशलों का विकास। कौशलों का विकास भी हम छात्रों में विभिन्न प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न कौशलों का हम ज्ञान देते हैं। उन कौशलों के अंतर्गत छात्र शिक्षण के विभिन्न कौशलों को सीखता है और सीखने के पश्चात एक अच्छा अध्यापक बनने का प्रयास करता है। हम बनाने का प्रयास करते हैं कि अच्छा अध्यापक वो बने और समाज में जब जाए तो समाज की सेवा करें, छात्रों को अच्छा ज्ञान वो प्रदान करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चलें तो कई बात हमारे सामने आती है कि कौशलों के विकास के अंतर्गत हम कई प्रकार की कौशल सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रस्तावना प्रश्न बनाने चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न बना करके हम छात्रों के समय प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं, और पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के साथ हम किस प्रकार छात्रों को जोड़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के कौशलों का विकास करने में भी हम इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। दूसरा है श्यामपट्ट कौशल का भी प्रयोग हम उचित तरीके से करने का हम प्रयास करते हैं। उनको समझाते हैं कि श्यामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, श्यामपट्ट की पूर्ति हम किस प्रकार से करें, अपना व्याख्यान किस प्रकार से दें, श्यामपट्ट में किस कॉलम में क्या लिखना चाहिए, श्यामपट्ट पर किस प्रकार से हम लिख करके कैसे अंडरलाइन करें। ये सारा जो कार्य है वो विभिन्न प्रकार की कौशलों को एक एक लेकर के हम चलें तो छात्रों को इस प्रशिक्षण के दौरान कौशलों के विकास हम कई प्रकार से सिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि छात्र शिक्षण के विशेष उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये व्याख्यान के अंदर व्याख्यान उद्देश्यों के अंतर्गत या कौशलों के अंतर्गत आता है कि हम व्याख्यान कौशल का भी प्रयोग करें, क्योंकि कम विषय वस्तु को ज़्यादा विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना या ज़्यादा विषय वस्तु के को कम विषय वस्तु के रूप में व्याख्यान कौशलों के अंतर्गत हम ले सकते हैं, या इस पद्धति से हम कई प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर भी बात कर सकते हैं। तो ये कौशल है जो अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है, और कई प्रकार से उदाहरण हम प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण कौशलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई है, इन कौशलों को हम छात्रों को विभिन्न प्रशिक्षण के दौरान सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि छात्र कौशलों का विकास करना सीख जाए और हम उद्देश्यों के छात्रों के प्रति जो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर सके विशेष। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम समय समय पर उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक इसके अंतर्गत आता है। विषय वस्तु का
व्यवस्थित करना। विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए भी हमें कई प्रकार से हम शिक्षण में जो हमारी विषय वस्तु है पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। अध्ययन करने के बाद हम इकाइयों में उस विषय वस्तु को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। किस प्रकार से हम ये सारी व्यवस्था हम छात्रों को समझाते हैं और छात्र जो प्रशिक्षणार्थी है इन व्यवस्थाओं को करना सीख जाता है तो अपनी विषय वस्तु को वो व्यवस्थित कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी इकाई योजना हमें बनानी चाहिए, इकाई योजना में कौन सी विषय वस्तु कैसे हम समाहित कर सकते हैं। ऐसी विषय वस्तु को व्यवस्थित करना भी हम छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान हम सिखाते हैं ताकि छात्र इन उद्देश्यों को साथ में लेकर के चल सके और पूर्ण एक अध्यापक में जो गुण होने चाहिए वो विकसित हो सके। ऐसा कार्य करने के लिए हम विशिष्ट जो छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये भी एक बात इसके अंतर्गत आती है। अगला है शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए भी हमें छात्र को विभिन्न प्रकार के समय समय पर विधि प्रविधियों का ज्ञान भी हम उनको देने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करें ताकि छात्र जब भी शिक्षण करवाए उन शिक्षण पद्धतियों का उपयोग ले सके, उन शिक्षण विधियों का उपयोग ले सके, उनका चयन कर सके और चयन करने के पश्चात उनका प्रयोग वो कर सके। ऐसे जो शिक्षण विधियों का चयन है वो समय समय पर उनको करना चाहिए। समय पर चयन करते हुए छात्रों को ये समझाए कि हमें कौन सी विधि के साथ किस प्रकार से विषय वस्तु को हम पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने के पश्चात हम वो कितना ज्ञान छात्र ग्रहण कर रहा है, इस सारी बातों पर भी चर्चा हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये भी एक विधियों का चयन भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है उचित तकनीक का शिक्षण में प्रयोग। उचित तकनीक का शिक्षण में प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी अगर हम बात करें तो उचित तकनीक का शिक्षण में प्रयोग हमें समय समय पर करता है। आज शिक्षण की व्यवस्था आप देख रहे हैं, आज शिक्षण की व्यवस्था बदल चुकी है। शिक्षण की व्यवस्था बदलने के दौरान हमें शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। और वो तकनीकी का प्रयोग कब किया जा सकता है, उचित तकनीकी का प्रयोग कौन सा होता है, कैसे हम तकनीकी के प्रयोग को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं हर ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जब भी आप कहीं जाते हैं हर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के तकनीकी शिक्षण करवाए जाते हैं। आज कंप्यूटर हर विद्यालय में उपलब्ध होने लग गए हैं, विभिन्न प्रकार की अन्य प्रयोगशालाएं उपलब्ध होने लग गई, विभिन्न प्रकार के अन्य जो संसाधन है वो उपलब्ध होने लग गए हैं। हर एक सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार के स्कूलों में व्यवस्थाएं दी जाती हैं ताकि वो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उन इंस्ट्रूमेंटों को वो चलाना सीखें, तकनीकी से जुड़ सकें, विभिन्न प्रकार के तकनीकी युक्त शिक्षण हम छात्रों को पहुंचा सकें। ऐसी व्यवस्था में उचित तकनीकी के प्रयोग को जोड़ने के लिए हम करते हैं। तो हम छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों में अगर हम बात करें तो हमें तकनीकी उचित तकनीकी का शिक्षण में प्रयोग हमें करना चाहिए समय समय पर, ताकि छात्र इस तकनीकी ज्ञान को सीख सके। और जहाँ शिक्षण की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है या शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ भी हम उचित तकनीक का प्रयोग करके दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से घर बैठे हम उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए भी हम तकनीकी शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो दूरदर्शन के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा या अन्य कोई ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा अगर हम बात करें तो हम ऐसी IT से या कंप्यूटर से जुड़ करके हम विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से घर बैठे छात्रों को इन व्यवस्थाओं से जोड़ सकते हैं। तो ये भी उचित तकनीकी का प्रयोग करना छात्रों को आना चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं के ज्ञान देने के लिए भी हम विशिष्ट उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए साथ में लेकर के चले तो ये भी इस प्रकार से हम जो अध्यापक है उनको तैयार करने का करते हैं ताकि उचित तकनीक का प्रयोग वो समय समय पर कर सके और वो सीख जाए। अगला है मूल्यांकन की योग्यता का विकास। मूल्यांकन की योग्यता का विकास करने के लिए भी हमें बहुत कुछ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम किस प्रकार से मूल्यांकन करें, किस प्रकार जो भी हमने शिक्षण या विद्यार्थी को जो भी पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, जो भी शिक्षण करवाया है, उसका मूल्यांकन की योग्यता का विकास भी हमें आना चाहिए। किस प्रकार से हम उसकी परीक्षा ले सके, किस प्रकार उसका मूल्यांकन कर सके,
किस प्रकार से हमने जो पढ़ाया वो छात्रों को याद है या नहीं। ऐसी परीक्षाओं के द्वारा हम छात्रों का मूल्यांकन करना भी हम सिखाते हैं, ऐसी योग्यता का विकास करना भी सिखाते हैं, ताकि छात्र इनसे जुड़ सके। और प्रशिक्षणार्थी जब अध्यापक जो हम प्रशिक्षण के दौरान जब हम भावी अध्यापकों को ये बात बताते हैं तो वो उन मूल्यांकन की योग्यताओं को सीखें, ताकि आने वाले समय में जब वो अध्यापक बन करके जाए वो छात्रों को ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सके, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं ले सके और परीक्षाओं के दौरान छात्रों को उचित मूल्यांकन वो कर सके, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ऐसे जो सभी कार्यक्रम है वो मूल्यांकन की योग्यता का विकास भी हम उनको सिखाते रहते हैं। ये भी छात्र शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को हम में लेकर के हम चलें तो बहुत ही उपयोगी है कि मूल्यांकन की योग्यता का विकास हमें प्रशिक्षणार्थियों में करना चाहिए, ताकि वो सीख जाए। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है। कभी भी छात्रों में नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, ताकि उनका जो सकारात्मक रवैया है वो बना हुआ रहे। छात्र ठीक प्रकार से अध्यापक की बताई हुई बातों को ठीक प्रकार से समझ सके और अपना दृष्टिकोण वो सकारात्मक रख सके, ताकि आने वाले समय के लिए या समाज के हित के लिए उसका दृष्टिकोण उचित बना हुआ रहे, या शिक्षण के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न रहे। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर अध्यापक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है छात्रों की, क्योंकि वो खरा उतरे। इसलिए भावी अध्यापकों को भी हम यही बात कहते हैं कि वो सकारात्मक दृष्टिकोण का हमेशा विकास करें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ें और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने साथ में लेकर के चलें, तो हम हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएंगे, प्रगति करते हुए जाएंगे। ये सारी बातें भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण का जब हमें विकास होगा, छात्रों को हम सिखाएंगे, विद्यार्थियों को हम सिखाएंगे, तभी छात्र और विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, प्रशिक्षणार्थी आगे बढ़ सकते हैं। और जब भी वो अध्यापक बन करके जाएं, ऐसी बातें विद्यालय में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास की बात करें, ताकि छात्रों में कोई निराशा उत्पन्न न हो और ठीक प्रकार से वो शिक्षण से अधिगम से जुड़ सके और आगे बढ़ सके और समाज और राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बन सके। ये सारी चीज़ें हैं जो दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, तो ये भी हम ऐसे उद्देश्यों को लेकर के भी हम चल सकते हैं। अगला है यथार्थ कक्षा परिस्थिति का ज्ञान। यथार्थ कक्षा परिस्थिति का ज्ञान भी हमें उसको सिखाना चाहिए कि यथार्थ कक्षा परिस्थिति का ज्ञान क्या है, यथार्थ हम किस प्रकार से शिक्षण करा सके, ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से हम करा सके जो कि बिना संसाधन के है, या कोई हमारे पास नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है या हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। यथार्थ जो कक्षा परिस्थिति है उसका भी ज्ञान हमें छात्रों को कराना चाहिए कि जो भी जैसी स्थिति परिस्थिति हो, अध्यापक को उनसे जूझ करके विद्यार्थियों को कोई नुकसान न हो, विद्यार्थियों को कोई अपने पढ़ाई का कोई नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्थाओं से भी हमें उनको जोड़ना चाहिए। यथार्थ कक्षा परिस्थितियों के ज्ञान से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार की परिस्थिति में भी हम ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसी व्यवस्था है, जैसे हमें समय और संसाधन उपलब्ध है, उन समय और संसाधनों के अनुसार, जैसी व्यवस्थाओं के अनुसार यथार्थ कक्षा परिस्थितियों का ज्ञान समझते हुए छात्रों को हम ज्ञान प्रदान करें, शिक्षण प्रदान करें। ये सब भावी अध्यापकों में आने चाहिए, छात्रों में आने चाहिए। इन छात्रों में इस प्रकार का हम विकास कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंध योग्यता का विकास। कक्षा कक्ष प्रबंध और योग्यता का विकास भी हमें उचित तरीके से करना चाहिए। कक्षा कक्ष का प्रबंधन हम किस प्रकार से करें, कक्षा कक्ष की जो भी व्यवस्था है उसका प्रबंधन के अध्यापक को आना चाहिए। अध्यापक को ये समझना चाहिए जिस प्रकार घर का प्रबंधन करते हैं, जिस प्रकार किसी कार्य का हम योजना बनाते हैं, उस प्रकार के हमें कक्षा कक्ष का भी प्रबंधन करना चाहिए। जिस स्थान पर अध्यापक पढ़ाने के लिए जा रहा है, जिस कक्षा में वो जा रहा है, उसका प्रबंधन ठीक प्रकार से होना चाहिए।
उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए, अपनी विषय वस्तु की तैयारी ठीक प्रकार से होनी चाहिए, अपनी कक्षा पर कमांड ठीक प्रकार से होना चाहिए, छात्रों की बैठक व्यवस्था उचित होनी चाहिए, छात्रों का वातावरण उचित होना चाहिए, कक्षा में उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए और किसी प्रकार के अनुशासनहीनता न हो, ऐसी कक्षा प्रबंध की योग्यता का विकास भी हम छात्रों में कर सकते हैं, भावी अध्यापकों में कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी वो अध्यापक बने इन सारी चीज़ों से जुड़ सके और अच्छा शिक्षण वो करा सके। ऐसी व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के अगर हम चलें तो बहुत सी चीज़ें हमें समझ में आती है और बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो कक्षा प्रबंधन भी हमें समय के साथ ऐसी योग्यता अध्यापकों में विकसित करनी चाहिए ताकि वो आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या उनको नहीं आए और उनका समाधान वो ठीक प्रकार से कर सके और ठीक प्रकार से उचित ज्ञान प्रदान कर सके। ऐसी व्यवस्थाओं को साथ में लेकर भी हम चल सकते हैं, ऐसे उद्देश्यों को साथ लेकर चलें। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग जो भी है, जब हम किसी चीज़ को शिक्षण के अंतर्गत अधिगम करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, छात्र को सीख रहे हैं, शिक्षण हम करा रहे हैं, उसके अंतर्गत कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग हम करें, कौन सी हम सहायक सामग्री बना करके ले जाएं ताकि छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान हो सके, छात्र कभी भी उस ज्ञान को नहीं भूले। स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को हमेशा शिक्षण सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र उसको समझ सके, सीख सके, उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग वो ठीक प्रकार से कर सके। इसलिए जब भी कोई पाठ्य योजना वो बना करके ले जाए, छात्रों के समझ कक्षा में जाए तो शिक्षण अधिगम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए जाना चाहिए ताकि उनको कोई कठिनाई न हो और छात्र सहज एवं सरल भाषा में सरल से कठिन की ओर समझ सके, स्थायी ज्ञान उनको मिल सके और प्रत्यक्ष में देख सके। जब अध्यापक कोई सहायक सामग्री बना करके ले जा रहा है तो वो उस ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा, उस पढ़ाई हुई बातों को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए अध्यापक का जो भी विषय वस्तु हो उस पर सहायक सामग्री बना करके लिए ले जाना चाहिए ताकि छात्र ठीक प्रकार से अधिगम कर सके, ठीक प्रकार से सीख सके और रुचि उत्पन्न हो सके और स्थायी ज्ञान उनको मिल सके। ये सारी चीज़ों का प्रयोग भी एक भावी अध्यापक में हम छात्रों में प्रयोग करके या उनको सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि अध्यापकों में ये गुण विकसित हो सके, अध्यापकों को पढ़ाने में कोई कठिनाई न हो, छात्रों को पढ़ने में भी कोई कठिनाई हो, छात्र ठीक प्रकार से अधिगम कर सके और अध्यापक ठीक प्रकार से शिक्षण कर सके। ये संपूर्ण जो व्यवस्था है जो मैंने आज छात्र शिक्षण के विशिष्ट तौरों में समझाने का आपको प्रयास किया है, तो मैंने एक एक बिंदु को बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। आपने एक एक बिंदु को सहज एवं सरल तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे क्योंकि मैंने एक एक बिंदु को छात्रों में शिक्षण कला का विकास मैंने आपको समझाया, कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण करना मैंने आपको बताया, सैद्धांतिक में व्यावहारिक ज्ञान का विकास करना मैंने आपको बताया, कौशलों का विकास करना मैंने आपको बताया, विषय वस्तु को व्यवस्थित करना मैंने आपको बताया और शिक्षण विधियों का चयन किस प्रकार से किया जाए इस पर भी मैंने आपको प्रकाश डाला। जिसके बाद उचित तकनीकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, मूल्यांकन की योग्यता का विकास किस प्रकार से किया जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार से किया जाता है, यथार्थ कक्षा परिस्थिति का ज्ञान किस प्रकार से किया जाता है और कक्षा प्रबंध योग्यता का विकास किस प्रकार से किया जाता है और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इन सारी बातों पर अपने चर्चा करी। आप इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।